नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की हालत बहुत खराब है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। कभी कभी हम उठते हैं मगर बिहार जैसे नतीजों के बाद फिर गिर जाते हैं। उन्होंने बीजेपी के चुनाव लड़ने की शैली की जमकर तारीफ की। अब्दुल्ला के मुताबिक बीजेपी हर चुनाव को जीवन मरण का सवाल मानकर लड़ती है, वहीं विपक्ष चुनाव के 2 महीने पहले जागता है। उन्होंने यह भी माना कि नीतीश कुमार को गठबंधन ने खुद बीजेपी के पास भेजा। अब्दुल्ला ने 2024 के नतीजों और मुस्लिम वोट बैंक पर भी बेबाक राय रखी। वहीं उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन की तुलना बीमार मरीज से की। उन्होंने कहा कि हम एक तरह से लाइफ सपोर्ट पर हैं। कभी कोई सहारा देता है तो हम उठ खड़े होते हैं, लेकिन फिर बिहार जैसे नतीजे आते हैं और हम गिर जाते हैं। फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है। उन्होंने नीतीश कुमार के मुद्दे पर बड़ा कबूलनामा किया। अब्दुल्ला ने कहा कि हमने खुद नीतीश को एनडीए की गोद में धकेला है। गठबंधन एक राय नहीं बना पाया। बिहार में पार्टी होने के बावजूद झामियों को सीट शेयरिंग से बाहर रखना भी गलत फैसला था। विपक्षी गठबंधन में रणनीतिक कमियां साफ दिख रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उन्होंने कहा, राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर ये फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। उन्होंने बताया कि पटना में 8 फास्ट ट्रैक अदालतें प्रस्तावित हैं, जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4-4 अदालतें स्थापित की जाएगी। नालंदा, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी में 3-3 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इंडिगो के यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पटना एयरपोर्ट पर कई फ्लाइटें कैंसिल रही। इनमें कोलकाता, रांची, पुणे, मुंबई और हैदराबाद की फ्लाइट शामिल है। पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री इसे लेकर फंसे रहे। कोलकाता जाने वाले एक यात्री ने कहा कि मैं इंडिगो के फ्लाइट से जाने वाला था। सुबह से मुझे फ्लाइट कैंसिल होने की कोई सूचना नहीं दी गई। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। उधर टैक्सी वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इधर पटना एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से कहा गया कि यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु एयरलाइन प्रतिनिधियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट सुधा फुलवारी शरीफ का निरीक्षण किया। इस बीच अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रोडक्शन हॉल, आइसक्रीम प्लांट, दही कोल्ड रूम सहित विभिन्न यूनिटों का जायजा लिया। वह उत्पादों की गुणवत्ता और क्षमता से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक ने कॉम्फेड की वर्तमान कार्यसारणी, आगामी 5 वर्षों की योजना, दुग्ध समितियों, प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और नए उत्पादों के लॉन्च से जुड़े बिंदुओं की प्रस्तुति दी। बता दें कि राज्य में 21,000 से अधिक ग्राम स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनसे 7.5 लाख पशुपालक जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25% महिलाएं भी शामिल हैं। ये समितियां प्रतिदिन औसतन 22 लाख किलोग्राम और अधिकतम 30 लाख किलोग्राम दूध का संकलन करती है। कॉम्फेड की वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता 54 लाख लीटर प्रतिदिन है और इसे बढ़ाने की योजना है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2008 से लागू कृषि रोड मैप में कृषि व इससे जुड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। इसकी बदौलत राज्य में दूध उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेयरी के उत्पादन इकाइयों, प्रोक्यूरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूध समितियों का विस्तार तेज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और उनकी आमदनी बढ़े। बिहार में नई एनडीए सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार को लेकर किए गए अपने वादे को पूरी कोशिश की कवायद में जुट गई है। सीएम नीतीश कुमार का फोकस उद्योग पर है। इसी क्रम में सरकार ने तय किया है कि बिहार में अब गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी बनाई जाएगी। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक आएगी। इसमें आईटी, इंटरनेशनल बैंकिंग, शेयर, म्यूचुअल फंड समेत 450 से अधिक कंपनियां यहां अपना दफ्तर खोलेगी।
इस सिटी में देश विदेश की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। किसी कंपनी को दफ्तर लगाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में उद्योग के विकास के लिए जरूरी है कि यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आएं, अपना दफ्तर खोलें। उद्योग बढ़ने के साथ आईटी, बैंकिंग, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों का विकास यहाँ अनिवार्य है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए एक फिनटेक सिटी यहाँ विकसित करने की योजना है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। पटना के फतुहा में 242 एकड़ में इसे विकसित किया जा रहा है। उद्योग विभाग के अनुसार बिहार में बनने जा रही है यह फिनटेक सिटी गुरुग्राम और नोएडा की तरह होगी। यहाँ पर तमाम सुविधाएं होंगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, बैंक, होटल समेत सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होंगी। इसे एक आधुनिक नगर के रूप में बसाया जाएगा। कर्मचारियों का आवास भी बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 2005 वाली सरकार की याद दिलाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य की तेज आर्थिक तरक्की और रोजगार सृजन के लिए व्यापक पैमाने पर औद्योगिकरण का होना आवश्यक है। बिहार सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्ष 2005 में जहां औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 46 थी, वहीं वर्ष 2025 में इसकी संख्या बढ़कर 94 हो गई है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2005 में 1674 थी, जो 2025 में बढ़कर 3500 हो गई है। इसी प्रकार 2005 में बिहार से औद्योगिक उत्पादों का निर्यात जहां मात्र 25 करोड़ रुपए था, वह 2025 में बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए हो गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या वर्ष 2005 में 72,000 इकाइयों से बढ़कर 2025 में 35 लाख तक पहुंच गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार को भारत के शीर्ष 5 निवेश अनुकूल राज्यों में शामिल करने के लिए उद्योग विभाग देश विदेश के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन करेगा, ताकि बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। हमने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की कार्य योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक सुविधाओं के साथ 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना, राज्य में 10 औद्योगिक पार्क एवं 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पार्क विकसित करना, उद्योग प्रासंगिक कौशल और उद्यमिता में 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना, MSME निदेशालय की स्थापना तथा सभी जिलों में MSME केंद्र खोलना शामिल है।